एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में उपसहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के संदर्भ में बात करेंगे। देखें, अभी तक आपने दो तरह के बॉन्ड्स का बनना देखा है। एक तो आपने ये देखा कि सोडियम और क्लोरीन यानी सोडियम क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसमें क्या हो रहा है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। तो इनके नियरेस्ट जो आदर्श गैस तत्व है, इसके नियरेस्ट आदर्श गैस तत्व है आर्गन 18, तो और इसके नियॉन 10। नियॉन 10 के जैसा ये कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, तो ये हो जाएगा 2-8 कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो यह एक इलेक्ट्रॉन लूज कैसे कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 2-8 हो जाएगा, इसके जैसे 2-8-8। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, तो इसके जो वाहितम में अभी 7 था, अब जो है ये 8 हो जाएगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि क्लोरीन अब जो है ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, और ये सोडियम का जो बचा वो इसके अंदर वाले बचे, पहला ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 8, और वाहितम जो ऑर्बिट थी उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसके पास, तो ये जो है कि खाली हो गया। तो इस प्रकार से बनने की स्थिति में क्या हुआ कि सोडियम जो है वह सोडियम प्लस आयन हो गया, और ये क्लोरीन जो है वह क्लोराइड माइनस आयन हो गया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं एक धन आयन और एक ऋण आयन बनता है, ये आपने आयनिक बॉन्ड बनते हुए देखा। और दूसरा आपने जो है कि ये देखा कि अब यही क्लोरीन ही ऐसा कर सकता था कि एक इलेक्ट्रॉन कम थे तो एक ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर लें और ये एक सिंगल बॉन्ड बना लें। तो ये जो है कि इस तरह से भी दर्शाया जाता है प्रायः कि चलिए इन्होंने क्लोरीन और क्लोरीन ने ये आपस में कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने साझेदारी कर ली, और इधर बचे जो है कि तो एक इसका और एक इसका। तो इस प्रकार से ये जो है कि इन्होंने आपस में साझेदारी करी, यह कोवैलेंट बॉन्ड हुआ, जिसको आप जो है कि सिंगल बॉन्ड से ऐसे दिखाते हैं। लेकिन अब एक तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि ये जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है O2 में, तो ये दो बॉन्ड बने हैं, तो इन्होंने दो बॉन्ड बनने के बाद अब इनके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर हम ओजोन की बात करें, O3 की बात करें, तो एक तीसरा ऑक्सीजन एटम इसमें जुड़ना है, तो वह कैसे जुड़ेगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा है और इसका भी ऑक्टेट पूरा है। ये दो ऑक्सीजन के जो अणु हैं, 2 परमाणु हैं, इन दोनों का ऑक्टेट पूरा है। तो अब ये क्या करें, 2 2 4 और ये दो, हाँ, तो ये 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके, 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। अब एक तीसरा ऑक्सीजन जो ओजोन का इसमें आकर के, ओजोन में जो तीसरा ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है वह कैसे जुड़ता है, वह जुड़ने के लिए एक तरीका ये हो सकता है केवल और केवल वह यह कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह डायरेक्ट इसको हैंडओवर हो, और हैंडओवर होने की स्थिति भी क्या हो कि यह अपने इलेक्ट्रॉनों को कैरी करता रहे, यह भी और यह साझे में हो, यानी यह एक ऐसा साझेदारी हो जिसमें केवल इलेक्ट्रॉनों का एक तरफ से दिया जा रहा है, दूसरे तरफ से लिया जा रहा है, लिए और दिए जाने के क्रम में वो साझे में भी बने रह रहे हैं। यह आयनिक बॉन्ड में जिस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, वहां इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि और न तो जो है कि कोवैलेंट बॉन्ड की तरह यह होगा कि दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो
कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग एक शब्द का प्रयोग किए थे, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग के दो टर्म्स बताए थे, एक तो कंट्रीब्यूशन हो दोनों का, कंट्रीब्यूशन हो दोनों का, और दूसरा शर्त ये बताया गया कि यह इक्वल शेयरिंग हो और इक्वल कंट्रीब्यूशन हो और इक्वली शेयर्ड हो। लेकिन यहां पर क्या है, कंट्रीब्यूशन दो का न होकर के एक का हो तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा और शेयरिंग इक्वली दोनों में होगी। यानी एक शर्त यहाँ पर जो है लूज की जा रही है, तो वह जो दूसरी स्थिति बन रही है कोवैलेंट बॉन्ड की, उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें यह हुआ कि अब ये जो O2 का संदर्भ में ये जो दो ऑक्सीजन हुआ, इसमें से एक ने इसको तीसरे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन तीसरे वाले ऑक्सीजन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन दिया गया इन दोनों के बीच में साझे में रहता है। इस प्रकार की साझेदारी से बनने वाला बंध, जिसमें एक परमाणु ने इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी के दिए और दो परमाणुओं के बीच में वो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ऐसी तरह के बॉन्ड जो बनते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, यानी एक डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, और यह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया वह डोनर और एक्सेप्टर दोनों के बीच में इक्वली स्टैंड करता है। तो यह डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा और दिया गया है एक के द्वारा। तो इस प्रकार से डोनर और एक्सेप्टर वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित जो बॉन्ड बनता है उसे कोऑर्डिनेट या उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। पर्किन 1921 में इस बात को कहते हैं कि एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकता है जिसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है वह एक एटम के द्वारा हो रही है, न कि दोनों एटम्स द्वारा। दोनों एटम्स के द्वारा न होकर के एक एटम के द्वारा वह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर पेयर होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वह दोनों के बीच में इक्वली स्टैंड करेगा। इसमें जो दो स्पीसीज शामिल हुई जिन्होंने शेयरिंग की, उसमें एक जो डोनर होगा वह ऐसा होगा जिसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो, ऑक्टेट उसका पहले से पूरा हो, और उसके पास स्टेबल आइडियल गैस स्ट्रक्चर, आइडियल गैस या कहें इनर्ट गैस स्ट्रक्चर होगा। इनर्ट गैस या नोबल गैस एलिमेंट्स के जैसा उसका ऑक्टेट पूरा होगा जो डोनर का काम करेगा, जबकि दूसरा जो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, उसके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी उसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ऐसे स्थिति वाले जो दो स्पीसीज होंगे उनके मध्य में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दोनों परमाणु का ऑक्टेट पूरा है और इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की कमी है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। एक कम से कम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। तो ये दो शर्तें होंगी तब जाकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो डोनर स्पीसीज कौन होंगी, यानी दाता स्पीसीज या डोनर स्पीसीज कौन होंगी, वे होंगे जिनके पास एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इस स्थिति में जो वह दे सके। जैसे आप अमोनिया का देखें, अमोनिया NH3
तो इतने के बाद आप जानते हैं जैसे नाइट्रोजन क्या है 7, तो 2 and 5, तो 5 में से ये 3, 1 2 3 यहाँ पर बाण में आ गए इसके साथ, और अभी 2 इलेक्ट्रॉन ये बचा है। तो अब 5 and 3 मिलकर के 8, ऑक्टेट तो इसका पूरा हो गया, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है ये दे सकता है ना। और ऑक्सीजन का उदाहरण आपने देखा ही, तो यह भी दे सकता है। तो इस प्रकार से ये और जितने भी लीविस बेसेस हैं या कहें निगेटिव आयंस हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की स्थिति में होते हैं। तो इन्हें लीविस बेसेस भी कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक्सेप्टर्स जो है वो लीविस एसिड्स होंगे, और ये वे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डिफिशियंसी होती है। जैसे आप हाइड्रोजन धन आयन की बात करें, हाइड्रोजन जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार का आयन बना सकता है, एक हाइड्रोजन ऋण आयन बना सकता है, एक हाइड्रोजन धन आयन। तो जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है उसमें क्या हुआ, जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था वह भी निकल गया जब, तो इसके पास केवल और केवल नाभिक में एक प्रोटॉन है और कुछ नहीं है। तो यह इसको हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह कैसे हो सकता है, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जैसे जो अमोनिया है, अमोनिया क्या करे, हाइड्रोजन धन आयन जो है यह इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे और ये इस प्रकार से हो जाए। किस प्रकार से, ये तो ये अमोनियम आयन बन गया जिसे आप NH4+ कहते हैं। तो अमोनियम आयन इस प्रकार से बन गया। तो अमोनियम आयन बनने में क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन धन आयन था उसके और नाइट्रोजन अमोनिया के नाइट्रोजन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। इसी तरह से आप एक और उदाहरण देखें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें, कार्बन क्या है, कार्बन 6, कार्बन 6 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ऑक्सीजन 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हुआ। तो इसके वाहितम कक्ष, जैसा आप लीविस स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि वाहितम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम बताते हैं। तो यहां पर चलिए इस प्रकार से बता दिया कि इसके जो है ये हो गए और इसके ये तो 6। अब इसके और इसके बीच में अगर बॉन्ड बने तो देखिए इसको तो चाहिए 2 की जरूरत, इसको 2 की जरूरत है। तो ये पहले हम 2 का बॉन्ड बना करके देखें तो क्या हो गया, कार्बन और इसका ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बाद बना हुआ बॉन्ड। ये ऐसा हो जाने के बाद क्या स्थिति हुई, हम ये देख रहे हैं कि 2 2 4 2 6, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का कितना, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया लेकिन कार्बन का पूरा नहीं हुआ। और यह कार्बन मोनोऑक्साइड फिर बना कैसे, फिर बनने के लिए अब जो एक स्थिति बचती है वह यह कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या करें, म्यूचुअल शेयरिंग में रखे, यह शेयर करे और वह दोनों के बीच में इक्वली स्टैंड करे। यानी अब ये ऐसा हो जाता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के वह इसको डोनेट होते हैं और यह एक्सेप्ट करता है और इस प्रकार से दोनों के बीच में ये डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बनता है। और ये अब देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया इस प्रकार से, कैसे 2 2 4 2 6 और 2 8 इसके, और इसके तो ऑक्टेट पहले से पूरे थे और यह इलेक्ट्रॉन देने के साथ साथ अभी इसके पास बचा हुआ, यानी ये बॉन्ड इस प्रकार से बना।
दो कोवैलेंट बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड में दो कोवैलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस प्रकार आप ये भी जान गए यहाँ पर जो संकेत हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको डोनर से एक्सेप्टर की ओर एक तीर के माध्यम से दिखाते हैं और यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाने का संकेत हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक जो और महत्वपूर्ण बात जान लेनी चाहिए वह यह है कि उप सहसंयोजक बंध को और कई नामों से जानते हैं, जैसे डैटिव बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर और एक्सेप्टर के मध्य बनने वाला बंध डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। इसे सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि यह बॉन्ड प्रायः ध्रुवणता का थोड़ा सा लक्षण दिखाता है, इसीलिए इसे ध्रुवी बंध न कह करके सेमी पोलर अर्ध ध्रुवी बंध कहते हैं। और ऐसे ही कैरेक्टर के कारण इसे को आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह कोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड के मध्य का कैरेक्टर शो करता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं और इन बॉन्ड्स के कारण बनने वाले जो यौगिक हैं उन यौगिकों का कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। कोवैलेंट बॉन्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक जो है वह आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड के यौगिकों के मध्य का कैरेक्टर होता है। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वह इनका आयनिक कंपाउंड्स की तुलना में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड्स की कंपाउंड्स की तुलना में कम होता है। ये इस प्रकार से दोनों के मध्य मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाते हैं। एक जो दूसरी बात है वह ये भी डायरेक्शनल बॉन्ड है, डायरेक्शनल बॉन्ड है और इनके कारण भी जो यौगिक बना वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्यामितीय समावयवता यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों के मध्य का कैरेक्टर इनका होता है। कोवैलेंट कंपाउंड्स की ही तरह नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में यानी अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत करीब है किसके कोवैलेंट कंपाउंड्स के। और इस प्रकार से एक दूसरी बात भी प्रमाणित हो जाती है जो कहा गया, पर्किन ने पहले कहा कि ये अन्य तरह का भी कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है और लॉरी एंड सिडविक ने 1923 में कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक दूसरा रूप कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये दूसरा रूप केवल कहने इसकी बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ही नहीं है बल्कि इसके कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सारे के सारे लक्षण कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत करीब शो करते हैं। इस प्रकार से हम यह देख पा रहे हैं और प्रमाणिक रूप से देख पा रहे हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड का एक दूसरा ही रूप है उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है। तो इस वीडियो में हमने इतना देखा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।